गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस सर्वांग सम, यानी जिसके सभी अंक समान हो। व्हेन टू फिगर्स आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस, यानी कोई भी दो फिगर हुई और उनकी जो शेप है और साइज है वो सेम हो तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इक्वल का जो हमारा ये होता है साइन, ये वाला होता है और उसके ऊपर एस बना होता है, ठीक है। और इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू। और जो डेली लाइफ है आपकी, उसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे आपके पास हो 10 रुपए का सिक्का ले लिया और आप उसको दूसरे 10 रुपए के सिक्के के ऊपर रखो, वो उसको कंप्लीटली कवर कर ले, तो वो क्या कहलाएगा कि ये जो 10 रुपए का एक जो सिक्का है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से आप नोट को भी कर सकते हो। नोट को करके देखो, उसका भी क्या होगा, बिल्कुल सेम ही शेप होती है और साइज होता है, तो जब आप उसके ऊपर रखते हो तो वो उसको फुल्ली कवर्ड कर लेता है। तो ये जो होता है, जो उसको कंप्लीटली कवर कर ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू अदर थिंग। आप इसको नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये क्या है, सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि इनका क्या है, जो शेप है वो सेम है लेकिन साइज जो है वो सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, जिसमें उनका जो शेप है और साइज भी दोनों क्या हो, सेम हो, और जब आप उसको उसके ऊपर रखोगे, सुपर इम्पोज करोगे, तो वो उसको कंप्लीटली कवर कर ले। अब ज्योमेट्री में हम इनसे रिलेटेड, कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड कुछ और चीजें बताते हैं। अब देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अगर कोई दो लाइनें दी हुई हैं तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जैसे मान लो एक लाइन होगी हमारे पास ए बी और दूसरी लाइन होगी हमारे पास सी डी। हम इनको कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, अब जब ये मान लो सेम इनकी क्या हो, लेंथ हो। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, यानी दोनों की लेंथ जो है वो क्या हो, इक्वल हो, तभी हम उनको क्या बोल सकते हैं कि भी ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, तो अगर ए भी 5 है तो सी डी भी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सी डी भी क्या होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी हम उनको क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कोई भी लाइन सेगमेंट्स, दो लाइन सेगमेंट्स, उनको कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, यानी जब आप उसको दूसरी लाइन के ऊपर रखोगे तो वो उसको फुल्ली कवर कर ले। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, वो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जब अगली क्लास होगी उसमें क्या होगा, जैसे ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भी हम ये प्रॉपर्टी इस वजह से अप्लाई कर रहे हैं। एवरी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन सेगमेंट हुआ तो वो अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब है को नॉर्मल बात, लेकिन उसको इसने एक्सप्लेन किया है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस पर एरो नहीं लगे हैं तो ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन का छोटा पार्ट। ए बी ये लाइन सेगमेंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, यानी अपने आप में ही ये कॉन्ग्रुएंट होता है। दूसरा, अगर मान लो दो लाइन सेगमेंट दे रखे हैं और इस तरह से दे रखी है कि ए बी जो है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, तो सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अगर ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी देन सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। तो जहाँ आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ हम जैसे इसको इंटरचेंज भी करेंगे, तो वो इस वजह से किया जाएगा। अगर ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब ये था दो लाइनों का, इसी तरह से अगर तीन लाइनें दे रखी हो और उनका कनेक्शन कैसे दे रखा है कि ए बी सी डी के इक्वल दिया हुआ है, सी डी ई एफ के इक्वल दिया हुआ है, तो देखो ए बी सी डी, जैसे ये है हमारे पास ए बी, ठीक है, ये है हमारे पास सी डी, और तीसरी लाइन होगी जैसे
ई एफ हो गया। ये 3 लाइनें दे दी। अब मान लो ये भी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी डी के इक्वल दिया हुआ है, सी डी ई एफ के इक्वल दिया हुआ है। तो जब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं, देखो ये इसके इक्वल दे दिया, ये इसके इक्वल दिया हुआ है और ये इसके इक्वल दिया हुआ है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भी इन दो इसकी वजह से ये वाला इसके इक्वल हो गया। जो ए बी है वो ई एफ के इक्वल हो जाएगा। समझ आ गया? यानी ये दो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो हम इससे बोल सकते हैं कि भी पहला और तीसरा भी क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए एंगल। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स आर इक्वल। यानी आप दो एंगल, मान लो एक एंगल है हमारे पास ये दो एंगल दिए हुए हैं हमारे पास, जैसे ए बी सी पी क्यू आर। ये दोनों क्या हैं, 60 डिग्री के। आप इसको, इस एंगल को आप जैसे कट करके रफ कॉपी पर आप जैसे आप ड्रॉ करोगे और उसको कट करके और इसके ऊपर रखोगे तो 60 डिग्री जो है वो बिल्कुल इसको कम्प्लीटली कवर कर लेगा। तो उन एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। यानी जब उनका जो मेजरमेंट है वो सेम होगा तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब ऐसे नहीं कर सकते कि भी मान लो एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, तो शेप से ही पता चल रहा है कि भी वो क्या होगी, शेप इनकी क्या होगी, अलग होगी। तो कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब उनका मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा। प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, जैसे हमने लाइन में पढ़ा था अभी कि भी एक जो सिंपल एक लाइन होती है वो अपने आप में भी कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इसी तरह से एवरी एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। यानी अगर एंगल ए है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा खुद से एंगल ए के। इसी तरह से अगर दो एंगल दिए हुए हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जैसे मान लो अगर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट बी के दिया हुआ है तो आप उसको ये भी लिख सकते हो कि एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए के। अगर 3 एंगल दे रखे हैं और तीनों एंगल इस कंडीशन में दे रखे हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी के और बी कॉन्ग्रुएंट है सी के, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि भी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी के, क्योंकि ये इसके हो गया कॉन्ग्रुएंट और ये इसके हो रहा है, तो इट मीन्स ये इसके कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं अगर हमारा एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंसी में यूज होता है। इसके बाद हम जो है वो ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंसी के रूल देखेंगे। अब आगे देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। Two triangles are said to be congruent if all 6 parts of one triangle must be congruent to 6 identical parts of other triangle। यानी कोई भी दो ट्राइंगल आप उनको कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हो, जब उसके 6 पार्ट, अगर एक ट्राइंगल है उसके दूसरे जो ट्राइंगल है उसके 6 पार्ट के बिल्कुल इक्वल हो। जैसे अब ये 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं ट्राइंगल के, 3 तो साइडें हो गई और 3 एंगल हो गए, ठीक है। अब जैसे ये दो हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर। तो इसमें हमारे पास क्या इक्वल होना चाहिए, क्या कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, एक तो हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, दूसरा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यानी जो ये आप इसको ये भी बोल सकते हो कि भी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी।
तभी हम उसको कॉन्ग्रेंट बोलेंगे जब उनका मेजरमेंट जो है वो इक्वल होगा। यानी अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए 60 डिग्री। अगर ये मान लो 40 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए 40 डिग्री। तो आप इसको भी क्या लिख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू। और तीसरा कौन सा हो गया, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो उसको क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल आर। तो तीन तो ये हो गए, क्योंकि उसने बोला 6 पार्ट, तो 3 पार्ट हमारे क्या होंगे, अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से साइड लेंगे। अब साइड को क्या लिखेंगे, जैसे ए बी जो है हमारा लाइन सेगमेंट, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, पी क्यू के। और ये कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब इनकी लेंथ क्या हो, इक्वल हो। हमने अभी लाइन सेगमेंट में पढ़ा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू। तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे जब इसकी लेंथ इसके बराबर होगी। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। वो कब होगी कॉन्ग्रुएंट, जब उसकी लेंथ क्या हो, ये वाली लेंथ इसके बराबर हो। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी जो है लाइन सेगमेंट, वो कॉन्ग्रुएंट होगा पी आर के। कब होगा, जब लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी आर। ठीक है। तो यानी अब हम जो दो ट्राइंगल है उनको कब बोलेंगे कि भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, जब इसके सारे एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के सारे एंगल के इक्वल हो, और इनकी जो साइडें हैं तीनों साइड वो इसकी साइडों के इक्वल हो। यानी अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ए सी 5 सेंटीमीटर है तो पी आर भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। अगर बी सी 6 सेंटीमीटर है तो क्यू आर भी क्या होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है तो पी क्या हो 60 डिग्री। अगर एंगल बी 40 डिग्री है तो एंगल क्यू भी क्या होना चाहिए 40 डिग्री। इसी तरह से मान लो सी जो है वो एंगल जो है वो कितना बन रहा है 80 डिग्री हो, तो ये भी क्या होना चाहिए 80 डिग्री। तो जब ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई करेंगे तब हम बोलेंगे कि भी ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। देन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भी इसमें सारी साइडें जो होती हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं, और हर एक एंगल जो है वो क्या होता है 60 डिग्री का होता है। तो अब इसमें क्या है, मान लो ये हमारे पास क्या है ए बी सी और पी क्यू आर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसमें क्या हो गया, हर एक एंगल जो है वो क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। इधर से ये भी क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। यानी ये क्या है, एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल पी के, क्योंकि ये भी क्या है 60 है, ये भी क्या है 60 है। सिमिलरली एंगल जो बी है वो क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल क्यू के, क्योंकि इसका मेजरमेंट भी क्या है 60 है। इसी तरह से एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल आर के। तो ये 3 कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई। अब जो है, अब क्योंकि ये क्या बोल रहा है इक्विलेटरल, यानी
उसकी क्या होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड भी इक्वल होती है। तो यानी अगर मान लो ये 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बार बार ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो जो लेंथ है ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, इसी तरह से आप जैसे दिखाते हो कि भी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर। तो ये अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ये भी बोल सकते हो सिंपली कि लेंथ ऑफ ए बी जो है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। यानी अगर आप एक लाइन को लिख देते हो और तीनों को इस दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वल दिखा देते हो, तब भी आप इसको बोल सकते हो कि भी ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। ठीक है, यानी आप एक लाइन से भी आप इन सबको बता सकते हो। यानी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भी जो एक ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में पॉसिबल होगा कि आप सिर्फ एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल दिखा दो तो आप बोल दो कि भी ये कॉन्ग्रुएंट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भी इस तरह से हम एंगल को भी बता सकते हैं कि भी ये 60 डिग्री हो गए तो हम ऐसे लिख दें कि भी एक एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाए। कंडीशन ये होती है कॉन्ग्रुएंसी में कि अगर आप एंगल को इस तरह से लिख दो कि भी अगर एक एंगल इक्वल है दूसरे एंगल जो दूसरा ट्रायंगल है उसके एंगल के, तो वो कॉन्ग्रुएंट कभी कभार नहीं होते हैं, उनकी शेप में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, मान लो कोई बड़ा ट्रायंगल हो जाए और एंगल उसके भी 60-60 हो तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं माने जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कब माने जाएंगे, जब एंगल तो 60 डिग्री हो ही, साथ में उसकी साइड भी क्या हो, इक्वल दी हो। और साइड के लिए आपको हर एक साइड को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल एक ए बी को पी क्यू के बराबर दिखा दोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, तो आप उसको बोल दोगे कि भी ये क्या है, इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये सिर्फ इस कंडीशन के लिए अप्लाई है। अगर मान लो सिंपल ट्रायंगल हुआ तो आपको पूरी 6 की 6 जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कॉन्ग्रुएंट दिखानी होगी, एंगल्स भी और साइड भी। अब अगला देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब नेक्स्ट देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या है, इज ए क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 साइड एंड 4 एंगल। यानी आपको क्या है, एक पॉलीगन दिया हो जिसमें क्या हो, बंद हो, और उसमें क्या होगी, 4 साइडें और 4 एंगल दिए होंगे। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपका जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल दूसरे क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होने चाहिए। और रिस्पेक्टिवली क्या बोला है, यानी अगर एंगल ए जो है वो P के इक्वल है तो इसके लाइन में जैसे अब B आता है तो B जो है वो Q के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से C जो है वो R के इक्वल हो और D जो है वो S के इक्वल होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि भी जैसे अब आप एक बार तो क्या कर दो कि A जो है वो P के इक्वल कर दिया, यहाँ से फिर C जो है वो Q के इक्वल कर दोगे, इस तरह से नहीं। अगर आप सीरीज में लिख रहे हो, जैसे मान लो A B C D, अगर आप इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो
तो और यहाँ पर आप लिख रहे हो जैसे दूसरा क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, तो आपका जो ये पहला नंबर है ए लिखा हुआ है और इधर पी लिखा हुआ, तो यानी ए जो है वो पी के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से बी जो है सेकंड टाइप पे बी लिखा हो तो यानी बी होना चाहिए, बी किसके इक्वल हो, क्यू के। जो नंबरिंग आप यहाँ लिख रहे हो उसी आपके सीरीज में ये चलना चाहिए। तो यानी ये क्वाड्रिलेटरल जो है ए बी सी डी, दूसरा क्वाड्रिलेटरल है आपका पी क्यू आर एस। तो इसमें हमारे पास क्या लिखेंगे, इसको एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल पी के, और एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल क्यू के, एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल आर के, और इधर से एंगल डी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल एस के। 4 एंगल हो गए। और साइड क्या हो जाएगी, ए बी। अब देखो लाइन में क्या लिखा है, ए बी, तो ए बी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी पी क्यू के। इसी तरह से बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी क्यू आर के। सिमिलरली अब यहाँ से क्या होगा, सी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी आर एस के, और लास्ट क्या रह गया, डी ए जो है या ए डी बोल दो, वो कॉन्ग्रेंट होगी किसके, एस पी के। ठीक है, तो ये इसकी जो है 8 एलिमेंट एक क्वाड्रिलेटरल के दूसरे क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होने चाहिए। तो ये है क्वाड्रिलेटरल जो है आपका वो कॉन्ग्रेंस कहलाएगा। तो यानी ये जब सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्ग्रेंट होगा पी क्यू आर एस के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है कॉन्ग्रेंस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब देखो कॉन्ग्रेंस ऑफ स्क्वायर, a square is a quadrilateral in which all sides are equal and each angle is 90 डिग्री। ये हमने पहले पढ़ा था कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी सारी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और हर एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो आप पहले ये वाली चीज़ समझो फिर इस पर आते हैं। जैसे ए बी सी डी हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है और पी क्यू आर एस एक स्क्वायर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा सा लग रहा होगा डिफर है, लेकिन मैंने इसको मेंशन करने के लिए कि भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये इधर भी क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे अब हर एक एंगल जो है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी क्या है 90 है। ठीक है, क्योंकि हर एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस, और ये किसके इक्वल है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइड का हमें क्या करना है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में किया था, सिमिलरली इसमें स्क्वायर में भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि सारी के देखो सब कुछ 4 है। इसी तरह से दूसरा स्क्वायर मान लो अगर आप 5 सेंटीमीटर लेते हो तो सबकी साइडें क्या होंगी 5 होंगी। तो आपको हर एक साइड लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक साइड से भी बोल सकते हो कि भी ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं एक साइड को कोई भी दूसरी साइड है, कोई भी दूसरे जो ये कोई भी एक साइड ले लूँ दूसरे स्क्वायर की और उसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दूँ यानी इक्वल दिखा दूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि भाई ये वाला स्क्वायर इसके कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मान लो ए बी है जो, उसको मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा देती हूँ। कोई भी साइड ले लो पी क्यू, वो भी 4 ही होगी। दूसरी कोई भी ले लो, जैसे क्यू आर हो गई, इधर से एस आर ले सकते हो या एस पी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 2 स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू एनी वन साइड ऑफ अदर स्क्वायर, तो आप इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। अब सिमिलरली इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर एंगल आप इक्वल दिखा देते हो तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं माना जाएगा।
क्योंकि एंगल जो है वो रेक्टेंगल में भी क्या होते हैं, हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो वो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना बोला जाएगा कि अगर एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ मैं और एक आपका स्क्वायर ले लेती हूँ तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक की शेप देखो कैसी है और दूसरे की शेप कैसी है। तो एंगल के साथ आप साइड का भी क्या रखोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। अब क्योंकि स्क्वायर मेंशन किया तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि भी उसमें हर एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। और साइड जो भी आप लोगे अगर उस साइड को आप दूसरे जो स्क्वायर है उसकी साइड से कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे यानी उसका मेजरमेंट इक्वल दिखा दोगे तो आप बोल दोगे कि भी ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। साइड का क्यों किया, मान लो एक स्क्वायर में ये ले लेती हूँ, इसमें भी 90 डिग्री है, सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, लेकिन एक में बड़ा स्क्वायर ले लेती हूँ तो 90 डिग्री तो हो गए लेकिन उसकी साइड क्या होगी, अलग हो रही है, तो हमें साइड का इसीलिए दिखाना पड़ता है। तो अगर हम एक साइड भी दिखा देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक स्क्वायर जो है वो दूसरे स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो congruence of rectangle. A rectangle is a quadrilateral in which opposite sides are equal and each angle is 90 degree. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भी उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और हर एक एंगल जो है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब ये मैंने एक 90 लिख दिया, ये जो ये स्क्वायर लगाते हैं हम बॉक्स, इसका मतलब क्या होता है कि 90 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जैसे अब ये टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसके बारे में अभी बाद में बताती हूँ, पहले इसको देखो। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और ये दूसरा है पी क्यू आर एस। अब इसमें देखो हर एक एंगल जो है वो क्या होगा 90 डिग्री है, तो एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल पी के, एंगल जो बी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल क्यू के, एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल आर के, और एंगल डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एस के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यानी उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या हो, इक्वल हो, और वो क्या है, ईच कितना है 90 डिग्री। ठीक है। दूसरा अब साइड का देखो, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है तो वो पी क्यू के इक्वल होना चाहिए, सी डी जो है वो आर एस के इक्वल हो, और बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल हो, और डी ए जो है वो एस पी के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इससे हमारे पास क्या दिख रहा है, देखो कि भी टू जो रेक्टेंगल है, आपको अगर आप सिर्फ एक चीज मेजर कर दे, जैसे ये भी 5 है ये भी 5 है, तो अगर आप सिर्फ एक लेंथ होगी, लेंथ ये भी है लेंथ ये भी, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो अगर आप एक लेंथ और एक ब्रेड्थ को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हो दूसरी लेंथ और ब्रेड्थ के, तो भी आप क्या बोल सकते हो कि भी टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको ये चारों लिखने की जरूरत नहीं होगी, उसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एक लेंथ को ले लो और दूसरी आप किसको ले लो, ब्रेड्थ को ले लो। तो अगर एक लेंथ और ब्रेड्थ एक रेक्टेंगल की दूसरी लेंथ और ब्रेड्थ के इक्वल हो तो आप बोल सकते हो कि टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। यहाँ पे रेक्टेंगल लिख सकते हो आप। अब देखो अगला है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। अब देखो टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। मान लो हमारे पास कोई भी दो सर्कल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, रफली ड्रॉ करना है थोड़ा आइडिया लेने के लिए बस। अब मान लो ये एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है O, और इसकी रेडियस जो है सेंटर से लेकर यहाँ तक की इसकी क्या होती है रेडियस, वो मान लो हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरा सर्कल है हमारा, इसका सेंटर मान लो P है और इसकी भी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। अब जब ये आप इसकी रेडियस यहाँ से एक A मान लो, यहाँ पर मान लो Q, ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया मैंने। जब आप इस सर्कल को पेपर पे बनाओगे और कट करोगे और दूसरे सर्कल पे रखोगे, रेडियस सेम होना चाहिए, तो वो उसको क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो यानी ये वाला सर्कल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुआ। कब कॉन्ग्रुएंट हुआ, जब ये रेडियस जो थी, जिस रेडियस से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो जो रेडियस लिया जाता है वो सेम होगा, तभी सर्कल क्या होगा, सेम होगा। अब मान लो मैं एक रेडियस ले लेती हूँ 5 सेंटीमीटर और एक रेडियस ले लेती हूँ मैं 10 सेंटीमीटर, तो ये जो रेडियस है यहाँ पर मैं ऐसे रखूँगी तो इसका सर्कल कितना बड़ा हो जाएगा,
इतना बड़ा हो जाएगा और इसका सर्कल कितना बड़ा हो जाएगा, इतना, रफली बता रही हूँ आपको। तो इसका रेडियस जो है वो क्या हो, अगर इक्वल होगा तभी वो उसके क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसीलिए व्हेन टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर रेडियस आर इक्वल, रेडियस इक्वल होगी तभी सर्कल को हम कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि भी ये क्या है। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाएगा कि बी इज इट ट्रू टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, तो आपको पता होगा तभी बता सकते हो कि भी ये यस या नो है। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे।